Hello everyone. Hi students, you are all welcome here at Hamdisha English classes. Today I am once again take pleasure to teach you a beautiful poem that is Dust of Snow written by Robert Frost. Robert Frost, he is very attracted, rather, he was very attracted from nature and he used to write such a beautiful poems that I am going to present in front of you. That is Dust of Snow, lesson number 1 from 10th class, and this poem is been derived from the book First Flight. First Flight 10th class, Dust of Snow, lesson number 1. Poet is Robert Frost. I am requesting all of you to open your book before going to read this poem. If you will go line to line, so you will be able to understand all contents of the poem very nicely. So let us start. The poem is like that. The way of the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ पे क्या है, इसका मतलब हिंदी अनुवाद, सर्दी का मौसम है, कभी थोड़ा सा उदास सा है, वह सुस्त होकर धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा है। धतूरे का पेड़ विषैला होता है, बर्फ से ढका था। आइए मैं इसके लिए रिपीटेशन एक बार फिर चाहूँगा, क्योंकि मेरा कुछ पर्पज़ है इस रिपीटेशन का कि आपको गहराई से इस कविता का अर्थ एक एक शब्द सही समझ में आ जाए। मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। बहुत ज़्यादा जाड़ा है। उदासी के रूप में कवि एक सुस्त होकर धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा है। हेमलॉक ट्री का यहाँ पे वर्णन है जो शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हेमलॉक ट्री का वर्णन किया गया है। धतूरे का पेड़ विषैला होता है, वह बर्फ से ढका था। अचानक ही उस पर बैठे कौवे द्वारा कुछ हलचल होती है और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े कवि के ऊपर गिर जाते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I read. अब कवि का कहना है कि वह खिन्न था, उदास था, निराश था। जैसे ही बर्फ़ के टुकड़े उस पर गिरे, अचानक उसका दिल खुश हो गया। एक छोटी सी घटना ने उसका बाकी दिन बर्बाद होने से बचा लिया। अर्थात कवि ने इस कविता में हमें यह एक इशारा दिया है, संदेश दिया है कि प्रकृति बहुत विशाल हृदय की है, बहुत उदार है। उसके पास हमारी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने की ताकत है। का पेड़ विषैला होता है, वो बर्फ़ से ढका हुआ था। अचानक इसके ऊपर बैठे कौवे के द्वारा कुछ हलचल होती है और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े कवि के ऊपर गिर जाते हैं। अब कवि का क्या कहना है इस बात पे कि वो उदास था, निराशा था, और जैसे ही बर्फ़ के टुकड़े उस पर अचानक आके गिरे तो क्या हुआ, एक अचंभा कि उसका दिल खुश हो गया और इस छोटी सी घटना ने उसका बाकी का दिन बर्बाद होने से बचा लिया। यार, कहने का मतलब ये है कि कवि ने इस कविता में हमें संदेश दिया कि प्रकृति बहुत उदार है, उसके पास हमारी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने की ज़बरदस्त ताकत है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेंट्रल आइडिया होता है कवि का, एक कविता का, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और आप ध्यान से सुनिएगा। इसको रुक रुक के चाहे उतार सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एग्ज़ाम में पूछा गया तो आप अगर इसको पढ़ लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. It is a beautiful short poem that tells that even a simple moment
has a large significance in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snowflakes which changed his mood and saved many precious moments from being wasted. कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो एक्सरसाइजेस होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं। आइए उनके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि यदि हम पोएम के बारे में सोचते हैं तो ये पोएम के बारे में क्या हमको पता पड़ता है कि दिस पोएम प्रेजेंट्स ए मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस। While comparing this other quotation from Robert Frost, always a larger significance, a little thing touches a larger thing। एक दूसरा पहलू है, दूसरा दृश्य है इस कविता का जो बहुत ही साधारण है। इसमें एक बहुत बड़ा बात के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। छोटी छोटी सी बात भी हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इस कविता में हेमलॉक पेड़ और कौवे को माध्यम बनाकर बताया गया है कि हर वस्तु या जीव का अपना अपना महत्व है। तो ये हेमलॉक ट्री और कौवा देखा जाए तो इन जनरली अशुभ माना जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कवि के वर्णन के अनुसार देखिए ये लोग भी काफ़ी अच्छे चेंजेस हमारी ज़िंदगी में ला सकते हैं। नेक्स्ट मैं पढ़ना चाहूँगा क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज। यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि वर्षा की धूल क्या होती है। डस्ट मतलब धूल। किस बात ने कवि का मूड बदल दिया, कवि का मूड कैसे बदला? इसका उत्तर है डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ flakes of snow. The dust of snow means the fine particles of flake of snow. The sudden shower in the form of the dust of shows change the poet's mood. The poet's mood changed from sad to happy. He felt refreshed that wanted to enjoy the rest of the day. बर्फ़ की धूल, यहाँ पे जो अपन बर्फ़ की धूल की बात कर रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो, गौर से सुनिएगा। डस्ट ऑफ स्नो, जिस बर्फ़ के धूल की बात कर रहे हैं, इसका क्या सीधा साधा अर्थ है? बर्फ़ के बारीक बारीक कण या बर्फ़ के छोटे छोटे गुच्छे। बर्फ़ की अचानक बौछार से कवि का मिजाज बदल गया। कवि पहले उदास था, वो खुशी महसूस करने लग गया, उसके अंदर स्फूर्ति आ गई, ताकत आ गई, वो पूरा दिन अच्छे से गुजारना चाह रहा था। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चन मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ द आंसर। ये जो कविता है जो अभी अपन ने पढ़ी, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये अपन ने कविता पढ़ी। इस कविता में कवि फ्रॉस्ट ने प्रकृति का कैसा नज़ारा दिखाया है, ये अपन कुछ प्रश्नों की मदद से आपको उत्तर सोचने में मदद मिल सकती है। वो क्या है? What are the birds that are usually named in poems? Do you think a crow is often mentioned in poems? What images come to you in your mind when you think of a crow? कविताओं में अक्सर किन पक्षियों का वर्णन होता है? क्या आपको लगता है कि कौवे का अक्सर कविताओं में जिक्र होता है? जब आप कौवे के बारे में सोचते हो तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? Frost present nature in a very different manner in this poem. Generally, poet takes the birds which are known for their beauty and good qualities like parrots and peacocks. No. Crows is hardly mentioned in this poem. When you think of a crow, the image of a black bird with harsh voice comes in our mind, which is believed to be symbol of bad omen. ये जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई, इसमें शीतलता वाली ऋतु, ठंड, सर्दी, जाड़ा, जिसको अपन शीत ऋतु कहते हो, उसको प्रकृति ने एकदम अलग ही अपने प्रकार से अलग तरीके से पेश किया है।
अक्सर कविता में उन्हीं पक्षियों के बारे में लिखा जाता है जो अपनी सुंदरता विशेषताओं के बारे में जानी जाए, जैसे कि तोता, मैना, मोर। अभी तक अपन इस टाइप की कविता पढ़ी है, लेकिन इस टाइप कौवे वाली कविता शायद ही कभी पढ़ने आई हो। लेकिन ये कविता है जिसमें कौवे का वर्णन किया गया है, और कितना पॉजिटिव मैनर में। अक्सर कवि उनके पक्षियों के बारे में लिखते हैं जैसे सुंदरता विशेषताओं के बारे में जाना जाता है, जैसे कि तोता, मैना, मोर और भी सुंदर सुंदर। नहीं कौवे का शायद ही किसी कविता में वर्णन हो। जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो काला काला सा पक्षी जिसकी कर्कश आवाज़ ही हमारे जहन में आ जाती है, कौवे को अपशकुन की तरह ही माना जाता है। अगेन, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री? Why does not the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or pine? धतूरे का पेड़ कैसा होता है? कभी किसी खूबसूरत पेड़ जैसे मैपल या ओक या पाइन के बारे में क्यों नहीं लिखता है? इसका उत्तर है बहुत अच्छी तरीके से, द हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस विद द स्मॉल वाइट फ्लावर्स. The poet does not choose maple, oak or pine like beautiful. He is interested to choose the hemlock tree to present his mood and feelings. धतूरा एक विशेला सा पेड़ है, जहर है उसमें, जिस पर सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं. कभी मेपल, ओक या पाइन जैसे सुंदर पेड़ को नहीं चुनता, वो धतूरे के पेड़ को अपना मूड मनोदशा दर्शाने के लिए ही चुनता है. तो ये कुछ हिंट थी क्वेश्चन आंसर्स की, आपके सामने प्रेजेंट है. तो ये कविता बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पेश की है. आप इसको बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अपने आप को तैयार कीजिए और एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा. मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा, अव्वल नंबर आने की आप पूरी तरह से तैयारी रख सकते हैं यदि सिंसियरली आप मेरे बताए हुए पाठ को समझ सकते हैं, कविता को समझ सकते हैं. तो आइए पढ़िए और इसको पूरी आत्मसात कीजिएगा. खुश रहिएगा, आनंदमय ज़िंदगी हो आपकी, आनंदमय पढ़ाई हो आपकी. इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ अगले पाठ तक के लिए. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.